आप सभी का स्वागत है। हम आज शुरू करते हैं कक्षा 7 के विज्ञान का छठा अध्याय, जीवों में श्वसन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि हम सांस किस प्रकार लेते हैं। हम जब दौड़ते हैं तो हम हांफने क्यों लगते हैं, और यदि हम साइकिल चला लें अधिक समय तक दौड़ लें तो हमारे हाथ पैरों में चीवन क्यों होने लगती है। हम यह भी पढ़ेंगे कि मछलियाँ जो जल में रहती हैं वो श्वसन किस प्रकार करती होंगी, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता होगा। हम तिलचट्टे के बारे में भी पढ़ेंगे कि वह छोटा सा कीड़ा किस प्रकार श्वसन करता होगा। केंचुए के बारे में भी पढ़ेंगे कि वह किस प्रकार अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। मेंढक के बारे में भी पढ़ेंगे जो अपने फेफड़ों और त्वचा दोनों के द्वारा श्वसन कर सकता है। और यह भी जानेंगे कि हमारे गमलों में लगे पौधों में जब गमले में हम अधिक पानी भर देते हैं तो वह सड़ क्यों जाते हैं। आइए तो अब हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो एक दिन 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। अब हम पढ़ते हैं हम सांस क्यों लेते हैं, अर्थात हम श्वसन क्यों करते हैं। हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है।
जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है कि किस प्रकार हमें ग्लूकोज से ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ऊर्जा मिलती है। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। इस समीकरण में दर्शाया गया है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ अनुपस्थिति लिखना चाहिए था कि किताब में गलत प्रिंट हो गया। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। ग्लूकोज पेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ भी अनुपस्थिति होना चाहिए, उपस्थिति गलत प्रिंट कर दिया ना। ग्लूकोज के आवेश में बताया गया है इस समीकरण के माध्यम से कि हमारी पेशियों में अर्थात पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है, जिसमें ग्लूकोज की सहायता से जब ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है, प्राप्त होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। इसमें बताया गया है कि जब हम कोई अधिक मेहनत वाला काम करते हैं तो हमें ऐंठन का सामना क्यों करना पड़ता है, मतलब हमारे सारे हाथ में बहुत दर्द क्यों होता है। तो क्या होता है, जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई तो एक निश्चित होती है। तो हमारे पेशी कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन का ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन के द्वारा विखंडन करती हैं, जिससे ग्लूकोज से क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और उन्हें ऊर्जा मिल जाती है। लैक्टिक अम्ल नाम से ही पता चल रहा है कि अम्ल है, तो जो हमारे शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन का काम करता है। और जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, गुनगुने पानी से, या अपने शरीर की मालिश करवाते हैं, तो हमारी शरीर में खून का संचरण बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन सभी पेशियों तक पहुंच जाता है प्रॉपर मात्रा में, और ऑक्सीजन लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड में पूर्ण विघटन कर देता है। इस प्रकार हमें हाथ पैरों के दर्द से निजात मिल जाता है। श्वसन, अब हम पढ़ेंगे श्वसन क्या है। इससे पहले इस नीले डिब्बे को
पढ़ देते हैं। ईस्ट एक कोशिक जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। अब पढ़ते हैं श्वसन। क्रियाकलाप 6.1। अपने नाखूनों और मुंह को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए। कुछ समय बाद आपने महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सकें। बूझों ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अतः अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए कितनी देर तक जीवित रह सकते हैं। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्छ्वासन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वासन उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करें। तो इसमें हमने पढ़ा कि श्वसन क्या है। श्वसन दो प्रकार और श्वसन को भी 2 प्रकार से बांटा गया है। एक हम जो वायु अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे अंतः श्वसन कहते हैं। और एक दूसरा जब हम वायु को बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे उच्छ्वसन कहते हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर हम एक श्वसन कहते हैं। और 1 मिनट में हम जितनी बार सांस लेते और छोड़ते हैं, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 6.2। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वासन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को छोड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 6.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। उपर्युक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बड़ा
देती है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है? जब आप उम्मीदें होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? पहली जानना चाहती है कि जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? तो पहली का जवाब क्या होगा? जब हमें नींद आती है या हम उन्नीदे होते हैं या झपकी होती, उन्नीदे मतलब झपकी आती है, तो क्या होता है, हमारी उस समय श्वसन दर कम हो जाती है, जिससे हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। हम दवाई लेते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए दिमाग की नसें होती हैं अधिक मात्रा में खुल जाती हैं और इससे वहां तक अधिक रक्त के साथ अधिक ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है। क्रियाकलाप 6.3 किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किसमें सबसे अधिक होगी? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 6.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में व्यक्त कीजिए। तो देखो, सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा होगा दौड़ने, फिर दूसरा है एक काम करने में, तीसरा है चलने में, चौथा है बर्तन धोने, पांचवा होगा पढ़ाई करने में, छठवां सोने में। सबसे कम सुंदर होगी सोते समय। हम श्वास कैसे लेते हैं? हम पढ़ेंगे कि श्वास लेते ही कैसे हैं, किस प्रकार लेते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रिया विधि जाने। सामान्यतः हम अपने नाखूनों से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नाखूनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों फुसफुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। यह बड़ी पेशीय परत है जो डायाफ्राम मध्यपट कहलाती है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतर श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वासन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसमें वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर ढकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं? यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आपमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकते हैं। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें।
तो देखो हम सांस कैसे लेते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा, हम अब नासा द्वार नपुंसक के द्वारा वायु खींचते हैं नासा गुहों के द्वारा, और यह श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाती है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष गुहा। वक्ष मतलब सीना, छाती, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा में क्या है? पसलियां है, पूरी हड्डी है ना, पसली, और इस पसलियों के अंदर होता है डायाफ्राम। देखो जैसे है नासा गुहा, मुख गुहा, यह ग्रसनी, यह श्वास नली, यहाँ पर अलग वाल्व होता है। ये फेफड़े, इस दो फेफड़े हैं, एक इधर एक इधर, एक कार चित्र दिखाया गया, पसलियां हटा दी मैंने। यह डायाफ्राम इसको आधार प्रदान करता है, ये पसलियां हैं। ठीक है, देखो अब इसमें बताया गया है अंतर श्वसन के समय क्या होता है। जब हम वायु अंदर लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारी पसलियां हैं ऊपर की ओर आती हैं और बाहर की ओर, जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर गति करता है। तो आप इसको अनुभव भी कर सकते हैं। आप एक बार सांस लेना तो आप अनुभव करेंगे कि जो हमारी छाती की पसलियां हैं वो ऊपर की ओर भी आ रही हैं और बाहर की ओर भी निकल रही हैं, जबकि जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर जाता है। इसका प्रमाण यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलने लगता है, अर्थात डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है और पेट के आयतन को बढ़ा देता है, और फेफड़ों को तो बढ़ ही जाता है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, हमारी पसलियां पुनः नीचे की ओर अंदर की ओर खिसक आती हैं, और जो डायाफ्राम होता है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और वायु बाहर निकल जाती है, और पेट भी पुनः ज्यों को त्यों हो जाता है, चल जाता है। अब हम नीले डिब्बे में पढ़ेंगे क्या लिखा रखा है। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागण आदि होते हैं। जब हम अंतर शोषण करते हैं तो ये कण हमारी नसा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नसा गुहा के पार चले जाते हैं, तब एक गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी बरतें, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाली गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतर शोषण के समय ग्रहण न कर लिया जाए। तो इसमें बताया गया है, नीले डब्बे में लिखा है जो कि हमें छींक क्यों आती है। छींक भाई, छींक अगर हमें आ जाए, हमारे घर वाले कहते हैं अभी रुको, छींक आई है, थोड़ा फिर जाना कहीं। तो जब हम धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो कुछ कण तो हम हमारी नाक में जो बाल होते हैं उसे छनकर आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो बढ़ जाते हैं वो हमारी श्वास नली में उत्तेजना पैदा करते हैं, जिस कारण से अंदर से जो वायु आती है बहुत स्पीड से निकाली जाती है, जिसके साथ वो कण बाहर निकल जाते हैं। वो हमें लगता है कि बहुत छींक आई है। छींक, जब आपने देखना, जब अगर आपको छींक आए तो वायु की स्पीड देखना, उस समय कितनी स्पीड से वायु निकलती है, आप भी सोच कर हैरान रह जाओगे। देखो ये चित्र भी दिखाया गया है कि जब वायु अंदर आती है तो देखो ये पसलियां बाहर की ओर हो रही ना, ऊपर की ओर भी जाती हैं, जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर।
और जब वायु बाहर जाती है तो पसली अंदर की ओर, डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है। एक नीला डिब्बा और है। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, इससे आप अवश्य बचना चाहिए। क्रियाकलाप 6.4। एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का माप लीजिए। इस माप को 6.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का आयाम लीजिए। बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया है। हम श्वास की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप के द्वारा समझ सकते हैं। बोझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। लगभग 500-600 ml वायु भर सकता है। लगभग प्लास्टिक की थोड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसके पेंदे को काटकर अलग कर लीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साकेत सिरे पर 2 गुब्बारे लगा दीजिए। नली को चित्र 6.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कीजिए कि वह वायुरहित हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली सीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध लीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की पैच को पकड़कर आधार से नीचे की ओर और खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की पैच को ऊपर की ओर धकेल लिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? तो दोस्तों, क्रियाकलाप 6.5 में हमें बताया गया है हमारे फेफड़े किस प्रकार से काम करते हैं। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताने का प्रयास किया गया। उन्होंने एक बोतल लिया, उसके ऊपर से एक वाई के शेप के पाइप डाला और उसमें 2 गुब्बारे बांध दिए और नीचे एक रबड़ बांध दी। जैसे ही हम रबड़ को खींचते हैं क्या होता है, यहाँ पर इसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ेगा अर्थात वायु दाब कम होगा, तो बाहर की हवा क्या होगी, गुब्बारों के स्थान गुब्बारों में भर जाएगी, अर्थात जो आयतन बढ़ा हुआ आयतन समान कर लेगी। और क्या होगा, अगर हम रबड़ को अंदर की ओर खींचे तो यहाँ पर आयतन कम हो जाएगा और जो गुब्बारे हैं वो पिचक जाएंगे। इसी प्रकार हमारे फेफड़ों में भी होता है। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए हैं। देखो, जो रबड़ है हमारे डायाफ्राम को प्रदर्शित करती है और जो गुब्बारे हैं ये हमारे फेफड़ों को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनमें जो बोतल है ये हमारी पसलियों को प्रदर्शित नहीं कर पाता सही से, क्योंकि जब हम श्वसन का जब हम वायु अंदर लेते थे पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर जाती थी, और जब हम छोड़ते थे तो पसलियाँ अंदर और नीचे की ओर जाती थी। मतलब डायाफ्राम और फेफड़े तो सही है, लेकिन पसलियों का कार्यविधि नहीं समझ पाई। हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? क्रियाकलाप 6.6। कोई पतली श्वसन परख नली लीजिए। कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध ना हो
तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परखनली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ को के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु को का अंतर श्वसन द्वारा उच्च श्वसन कहते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के एक बिंदु कण कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप 6.6 में बताया गया है कि चूने का पानी, और जब हम इसे अपने मुंह से फूंकते हैं तो क्या होता है, जब हम बाहर वायु निकालते हैं उसमें लगभग 4-4.5% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो चूने के पानी से क्रिया करके क्या करेगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे, जो कि क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है। अर्थात इस पानी के ऊपर और पानी में चूने के पानी में चूने की एक सॉलिड परत जम जाएगी जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी। अब नीले डिब्बा में भी जान लेते हैं क्या है। अंतःश्वसित और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े। अंतःश्वसित वायु 21% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। उच्छ्वसित वायु 16.4 ऑक्सीजन, 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड। लगभग 4.5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हम वायु बाहर निकालते हैं उससे। अन्य जंतुओं में श्वसन। अब हम देखते हैं मनुष्य के अलावा और जंतुओं में किस प्रकार श्वसन होता है, अर्थात वह किस प्रकार सांस लेते होंगे। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सार्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। अर्थात इसमें बताया गया जैसे हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सांप और पक्षियों में हमारी अर्थात मनुष्य की तरह फेफड़े होते हैं और वह फेफड़ों से सांस लेते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच, तिलचट्टा, घोंघे, मछली, केंचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते होंगे? चलो देखते हैं बूझो का क्या जवाब आता है, मिलता है बूझो के लिए क्या जवाब मिलेगा। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नालियां का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रदाल या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत होती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है।
श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो देखो इसमें कॉकरोच तिलचट्टा का चित्र है। इसमें क्या होता है, जो इसमें श्वास रंध्र होते हैं, जो इसकी त्वचा होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसी से वायु अंदर जाती है, ऑक्सीजन समृद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु बाहर आ जाती है। इसमें कोई फेफड़े नहीं होते। ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं, उनमें फेफड़े नहीं होते। केंचुआ, केंचुआ में कैसे श्वसन होता है? अध्याय कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आगमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। दोस्तों, अगर आपने कभी केंचुए देखे हो, खेतों में पाए जाते हैं और हमारे बगीचे में भी मिल जाएंगे, गमले में भी होंगे, और बरसात के सीजन में तो हर जगह मिल जाते हैं। तो अब देखना, जो उनकी त्वचा होती है वो बिल्कुल ऐसा लगता है उसमें पानी निकल रहा हो, बिल्कुल स्लेज में चिपचिपी रहती है, चिपचिपी दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन में बदल जाती है, मतलब उनके काम की ऑक्सीजन, और उसी के माध्यम से वह अपने ऑक्सीजन की आपूर्ति का अर्थात श्वसन करते हैं। इसी प्रकार मेढक में तो डबल चमत्कार होता है। एक तो उनमें मनुष्य की भांति फेफड़े भी हैं, जो अगर वो जल के बाहर हैं अर्थात खुले में घूम रहे तो फेफड़ों से सांस ले रहे, और अगर वो पानी में है या जमीन के अंदर तो अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते, क्योंकि वहाँ पर इतनी अधिक वायु तो होती नहीं है जल के अंदर है अगर वो, या फिर जमीन में भी दबे रहते हैं वो, तो बस त्वचा के माध्यम से डबल रोल प्ले कर रहे हैं वो। तो जल में श्वसन, अब पढ़ेंगे हम जल में किस प्रकार श्वसन करती होगी मछली। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन करते हैं। कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था, मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करते हैं। बूझों ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर ऊपर आ जाती हैं। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय भी पानी की फुहार भी छोड़ती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? शायद व्हेल और डॉल्फिन है में वो वायु सांस लेती हूँ, मुझे पता नहीं है। फिर मछलियों में श्वसन के बारे में बताया गया। मछली होती हैं, इसमें गल फड़े होते हैं, क्लोम कहते हैं उन्हें, जिनमें गल फड़े गए। तो वो पानी को लेती हैं और इस पर रक्त वाहिनियाँ होती, बहुत ज़्यादा रक्त रहता है, इसी से और जल में घुली ऑक्सीजन को लेती रहती हैं। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ऐसा जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। उनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए
सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति भी मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थान में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधों में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। इसमें पौधों के बारे में बताया गया है कि वह श्वसन किस प्रकार करते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो उनका प्रत्येक भाग स्वतंत्र रूप से वायु से ऑक्सीजन ले सकता है रंध्रों के द्वारा। और जड़ें किस प्रकार लेती हैं? जड़ें जो मृदा में ऑक्सीजन रहती है थोड़ी बहुत मात्रा में वायु के रूप में, उस वहीं से ऑक्सीजन को प्राप्त करती हैं। प्रमुख शब्द: वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन दर, कोशिकीय श्वसन, डायफ्राम, उच्छ्वासन, क्लोम, फेफड़े, श्वास नली, अंतःश्वसन, श्वास रंध्र, श्वास प्रणाल। आपने क्या सीखा? श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतःश्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रकार परिक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाएं में ऑक्सीजन आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतःश्वसन या निः श्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वासन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन परिक्रम मानव के समान ही होते हैं। कैंचियों में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करते हैं। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। तो यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके अभ्यास को हम